चलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। अभी तक अगर बात की जाए तो हम ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, हमने समझा था कि नॉर्मल लॉस क्या होता है और अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, लेकिन उसके बाद हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक वो अबनॉर्मल लॉस पर बेस क्वेश्चन किए हैं। अभी हमने नॉर्मल लॉस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। थोड़ा सा नॉर्मल लॉस के बारे में बात करते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक साइड हमारा कंसाइनर है और दूसरी साइड हमारा कंसाइनी है। यहां से गुड्स भेजे जाते हैं, ये गुड्स पहुंचते हैं कंसाइनी के पास और कंसाइनी इन गुड्स को अपने गोडाउन में रख लेता है। और उसके बाद आगे वो सेल करता है कस्टमर को। अगर बात की जाए नॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल लॉस की, किसी भी लॉस की बात की जाए, दोनों ही लॉस की बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए नॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल लॉस की, तो बच्चे लॉस हमें यहां पर रास्ते में भी कहीं हो सकता है। रास्ते में कहीं पर भी हमें लॉस हो सकता है। रास्ते में अबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है और रास्ते में नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। अब नॉर्मल लॉस हम किसको बोल देंगे? जब ये लॉस ड्यू टू फायर हो जाता है, ड्यू टू थेफ्ट हो जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से हो गया, या फिर कोई नेग्लिजेंस हो गई उसकी वजह से हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, इस वजह से कोई भी लॉस होता है तो हम उसको अबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस बेसिकली जो भी गुड्स की बात की जा रही है, समवेयर उस गुड्स का नेचर ऐसा है, ये एक तरह का नेचुरल लॉस होता है। नेचर ही ऐसा है कि वो लॉस होगा ही होगा। और वो लॉस कोई बिजनेस स्पेसिफिक नहीं है, वो लॉस कोई कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, वो लॉस सबको ही होगा ड्यू टू नेचर ऑफ द गुड्स, आप कह सकते हो। जैसे कि कुछ गुड्स हो सकते हैं कि वो एक डिफरेंट क्लाइमेट में, उसमें वो लॉस होना ही होना है। मॉइस्चराइजर की वजह से वो लॉस होना ही होना है। इवेपोरेशन की वजह से वो लॉस होना ही होना है। राइट? तो ये आ जाते हैं हमारे नॉर्मल लॉस के अंदर। अब ये अबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है, रास्ते में हो सकता है। अगर ये रास्ते में हुआ तो हम इसे कहते हैं इन ट्रांजिट। और अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक या फिर वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, या आज बात की जा रही है वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस की, जिस पॉइंट पर लॉस होगा उसी पॉइंट पर उसकी हमें वैल्यू निकाल लेनी है। अगर ये लॉस रास्ते में हो रहा है, ट्रांजिट में हो रहा है, तो रास्ते में ही इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। रास्ते का मतलब यहां पर आपको यह समझना है, जनरली ट्रांजिट रास्ते में बच्चे किसी भी पॉइंट पर हो सकता है ना। प्रैक्टिकली ये लॉस यहां हो सकता है, ये लॉस आपको यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी ये लॉस हो सकता है। जब कुछ भी नहीं बताता तो हमें ये मान के चलना होता है इन ट्रांजिट का मतलब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने से पहले पहले वो लॉस हो गया, कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले। और अगर कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही वो लॉस हो गया तो डेफिनेटली कंसाइनी जितनी क्वांटिटी रिसीव करेगा
वो क्वांटिटी कम होगी जितनी क्वांटिटी कंसाइनर ने भेजी थी, क्योंकि रास्ते में लॉस हो गया। तो एक पॉइंट पर कंसाइनी इसको रिसीव करेगा, मान लेते हैं वो यहां पर भी रिसीव कर सकता है, अपने गोडाउन में भी रिसीव कर सकता है। ये भी पॉइंट हो सकता है कि कंसाइनी सीधा यहां पे रिसीव कर ले और कंसाइनी को रास्ते के लिए कुछ भी खर्चा ना करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो गुड्स कंसाइनर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक भेज दे, किसी ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा स्पॉट है वहां तक भेज दिया, रेलवे के थ्रू भेजा तो रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, रेलवे स्टेशन से कलेक्ट करके लेना कंसाइनी की जिम्मेदारी। अगर मान लो बाय एयर भेजा तो एयरपोर्ट पर भेज दिया, वहां से लेना कंसाइनी की जिम्मेदारी। शिप के थ्रू भेजा तो शिप से एक पोर्ट तक पहुंच गया, पोर्ट के आगे लेना कंसाइनी की जिम्मेदारी, राइट। तो ये जब गुड्स पहुंचेंगे तो रास्ते के किसी पॉइंट पर भी पहुंच सकते हैं और डायरेक्टली ट्रक पर भेजे, पर्सनल ट्रक था तो सीधा कंसाइनी के गोडाउन में भी पहुंच सकते हैं। दोनों केस हो सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, अगर सीधा कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच गए गुड्स तो कंसाइनी के कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होगी। कंसाइनी ने कुछ भी लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, ड्यूटी कंसाइनी को पे नहीं करनी पड़ी होगी, सीधा कंसाइनर ने इंश्योरेंस लेकर, ड्यूटी पे करके, फ्रेट पे करके सीधा गोडाउन तक पहुंचा दिया। बट अगर वो कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंचते और रास्ते में किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट तक पहुंचते हैं, कंसाइनी को वहां से कलेक्ट करने होती हैं, तो चांसेस होगा कि रास्ते में जहां कलेक्ट किए उसके बाद के कुछ खर्चे कंसाइनी को करने पड़े अपने गोडाउन पे लाने तक की। वो लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, ड्यूटी हो सकते हैं। इन्हीं एक्सपेंस को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। मतलब कि कंसाइनी के पास से चलकर, कंसाइनर के पास से चल के कंसाइनी के गोडाउन तक गुड्स पहुंचने में रास्ते का जो भी खर्चा है वो खर्चा या तो कंसाइनर करेगा और हो सकता है इसमें कुछ खर्चा कंसाइनी को भी करना पड़े। रास्ते तक का पूरा खर्चा, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक का जो खर्चा है वो एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक वैल्यूएशन या फिर अबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन के पर्पस से। क्योंकि बच्चे कंसाइनर के पास गुड्स जब थे तो उसकी एक कॉस्ट थी, मान लेते हैं 100 रुपीज, जब ये कंसाइनर के पास था, ये कंसाइनी के पास पहुंचा गोडाउन में तो इसकी कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ गई होगी। जब भी गुड्स लोकेशन चेंज करती है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और कॉस्ट क्यों बढ़ती है, क्योंकि रास्ते में और खर्चे हो गए। वो इंश्योरेंस हो सकता है, फ्रेट, ड्यूटी, कार्टेज, लोडिंग, अनलोडिंग, लैडिंग चार्जेस, ये सारे खर्चे हो सकते हैं, ड्यूटी, टैक्सीज। तो ये सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। और जब हम बात करेंगे कंसाइनी को, कंसाइनी के गोडाउन में ये गुड्स की कॉस्ट क्या है, या फिर कंसाइनी के गोडाउन में कोई लॉस हो गया और वहां पर उस लॉस की कैलकुलेशन की जा रही है, तो भी हम गोडाउन तक की जो कॉस्ट है उसको कंसीडर करेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए लॉस को लेकर। और मैंने बात की है अब नॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल लॉस, ये ट्रांजिट में हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ट्रांजिट में हो सकते हैं, ये दोनों लॉस बच्चे गोडाउन में भी हो सकते हैं। गोडाउन में आग लग गई, गुड्स जल गए, गोडाउन में चोरी हो गई, गुड्स लॉस हो गया, गोडाउन में एक्सीडेंट हो गया, गोडाउन में नेग्लिजेंस हुई, मिसमैनेजमेंट हुआ, वो गुड्स का कुछ लॉस हो गया। ये सारे अब नॉर्मल लॉस हैं जो गोडाउन में भी हो सकते हैं। गोडाउन में नॉर्मल लॉस भी हो सकता है अगर किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का नेचर है कि उसमें नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। जैसे मैंने पेट्रोल का एग्जांपल दिया है ना, अब पेट्रोल महाराष्ट्र से हरियाणा आ गया, रास्ते में भी लॉस हुआ होगा। उसके बाद पेट्रोल को वहां के पेट्रोल पंप में नीचे बहुत बड़ा टैंक बना होता है, वहां पे स्टोर कर दिया।
वहां जब स्टोर किया तो वहां से भी तो इवेपोरेट होगा। अब वो कंसाइनी के पास पहुंच गया, कंसाइनी के गोडाउन में या कंसाइनी के टैंक में वो पेट्रोल रखा हुआ है, तो वहां से भी तो इवेपोरेट होगा, राइट। हमने एग्जाम्पल शर्ट्स का लिया था, कुछ लॉस होगा। ऐसे बहुत सारे नेचुरल चीजें होती हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीजें हो सकती हैं जो क्लाइमेट की वजह से या फिर मॉइस्चराइजर की वजह से उसमें नेचुरल लॉस होना ही होना है। बहुत सारे ऐसे ऑयल हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, मोस्टली केमिकल ऑयल या कुछ खाने पीने की चीजें, इस तरह की चीजों में ये नेचुरल लॉस होने की काफी पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ये विजुअलाइज पूरा करना है कि ट्रांजिट और गोडाउन यहाँ दोनों जगह ये लॉसेस हो सकते हैं, अबनॉर्मल लॉस भी और नॉर्मल लॉस भी। अब क्वेश्चन के अंदर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में इन चारों में से कोई एक इवेंट पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोडाउन में अबनॉर्मल लॉस हो गया, बस बात खत्म। इन चारों में से दो इवेंट पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोडाउन में अबनॉर्मल लॉस भी हो गया और गोडाउन में नॉर्मल लॉस भी हो गया, या गोडाउन में अबनॉर्मल लॉस हो गया, ट्रांजिट में भी अबनॉर्मल लॉस हो गया, या गोडाउन में अबनॉर्मल लॉस हुआ, ट्रांजिट में नॉर्मल लॉस हुआ। तो ये चार इवेंट्स हैं, चार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के लॉसेस हैं, और क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिकली भी और क्वेश्चन के अंदर भी ये चारों केसेस पॉसिबल हैं। इन चारों में से कोई भी एक, कोई भी दो, कोई भी तीन, सारे केसेस पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें से कुछ एक ही पॉसिबल है, बट जनरली क्वेश्चन में या तो कोई एक इवेंट या मैक्सिमम दो इवेंट की बात कर देता है, बट पॉसिबल ये चारों चीजें हैं। ट्रीटमेंट, अब नॉर्मल लॉस की हमने बात कर ही ली है, गोडाउन में होगा तो क्या होगा, ट्रांजिट में होगा तो क्या होगा। आज हम नॉर्मल लॉस की भी बात कर लेंगे। और जहां तक बात है इसके ट्रीटमेंट को लेकर, ट्रीटमेंट में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है, जब हम इसकी वर्किंग करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं और एक वर्किंग नोट बनाते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक को लेकर या अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को लेकर, या अब हम बात करेंगे नॉर्मल लॉस की वैल्यू को लेकर। वहां आपको ये समझना है जिस पॉइंट पर लॉस हुआ उसी पॉइंट पर आपको कैलकुलेशन कर लेनी है उस अबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस की, बस ये डिफरेंस है। अगर अबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हुआ तो याद है हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ट्रांजिट में हुआ तो जब हम वर्किंग नोट बना रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, उसमें ऐड किया कंसाइनर के एक्सपेंसेस, लेकिन कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड करते ही हमने लेस कर दिया था अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि वो लॉस ट्रांजिट का था, और ट्रांजिट का था तो हमें अजम्पशन लेके चलनी है ट्रांजिट में हो तो किसी भी पॉइंट पे सकता है, पर जब ट्रांजिट की बात कर रहा है तो कंसाइनी के रिसीव करने से पहले, कंसाइनी के रिसीव करने से पहले की बात कर रहा है, पहले किसी भी पॉइंट की बात कर सकता है जिस पर कंसाइनर खर्चा कर चुका है बट कंसाइनी का अभी एक्सपेंस नहीं हुआ। इसलिए कंसाइनी का अभी एक्सपेंस नहीं हुआ तो कंसाइनी का एक्सपेंस ऐड करने से पहले ही हम अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लेते थे, और यही केस नॉर्मल लॉस के उस केस में भी होगा ही होगा। जिस पॉइंट पे लॉस हुआ उसी पॉइंट पे हमने उसको डील करना है। तो अब हमें बात करनी है नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, फिर किस पॉइंट पर हुआ उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। बच्चे, जब मैंने अबनॉर्मल लॉस की बात की थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अबनॉर्मल लॉस कंपनी स्पेसिफिक, बिजनेस स्पेसिफिक है, कंट्रोलेबल है, मिसमैनेजमेंट या नेग्लिजेंस हुआ होगा, और ये लॉस आप कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते, राइट। अगर कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते तो वो लॉस किसका, वो लॉस बिजनेसमैन का। यहां की बात करें कंसाइनमेंट की तो वो लॉस कंसाइनर का, जो ओनर ऑफ द गुड्स है वो लॉस उसका होगा। अबनॉर्मल लॉस की बात करें, क्योंकि अगर मैं अबनॉर्मल लॉस हो जाने की वजह से, आग लगने की वजह से, चोरी लगने की वजह से अपनी गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज कर दूंगा तो वो दूसरी शॉप से ले लेगा,
जहां पर आग नहीं लगी, जहां पर चोरी नहीं हुई, वहां तो इस गुड्स की कॉस्ट बढ़ी नहीं होगी। तो मैं किसी भी हाल में अपने गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर सकता, मुझे वो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो हमने उन क्वेश्चंस में लॉस बियर किया, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बना था और जितना भी लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया था, आपको याद आ रहा होगा। क्लियर? अब नॉर्मल लॉस में ये ध्यान रखना है, लॉस ओनर को बियर करना होता है, आप अपने गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस इसके ऑपोजिट है। नॉर्मल लॉस में क्या होता है बच्चे? नॉर्मल लॉस कोई बिजनेस या कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, ये एक नेचुरल लॉस है। ये इस इंडस्ट्री में सेम गुड्स में डील करने वालों के साथ सबके साथ होगा। अगर पेट्रोल में इवेपोरेशन होता है, नॉर्मल लॉस होता है, तो वो सारे पेट्रोल में डील करने वालों को होगा। क्लियर? अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल में, पर्टिकुलर ऑयल में, या और कोई भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें नॉर्मल लॉस होता हो, तो वो सबको होगा। और जरूरी चीज ध्यान रखनी है कि नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो हमें कॉस्ट में ऐड कर देना होता है। कॉस्ट में ऐड करेंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और उसको हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। क्लियर? यहां पर अबनॉर्मल लॉस की बात की जाए तो अबनॉर्मल लॉस कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, नॉट एडिड इनटू कॉस्ट। कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, और कॉस्ट में ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो लॉस है, ये लॉस हमें कस्टमर से रिकवर नहीं करना है, कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। ये आपको अपनी बुक्स में लॉस बुक करना ही होगा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब नॉर्मल लॉस की बात की जाए तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अबनॉर्मल लॉस की जब बात की जाएगी तो अबनॉर्मल लॉस के केसेस में आपको ध्यान रखना है कि वो लॉस ओनर का है। अगर वो लॉस ओनर का है तो वो लॉस हमें अपने पास रिकॉर्ड करना होगा, जो आपने देखा होगा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बन के और प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको लॉस बुक कर लेते हैं। जितना इंश्योरेंस कंपनी से हमें कॉम्पनसेट हो जाता है वो रिसीव करके रिमेनिंग हमारा पूरा लॉस होता है। तो अबनॉर्मल लॉस चाहे ट्रांजिट में हो चाहे गोडाउन में हो, अबनॉर्मल लॉस तो हमारे लिए लॉस है, कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन जब भी बात की जाएगी नॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल लॉस में आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो अगर वो कॉस्ट को इंक्रीज करेगा और मैंने इसको कस्टमर से रिकवर करना है, तो क्या मुझे नॉर्मल लॉस अपनी बुक्स में अपना लॉस बुक करना चाहिए? लेट्स सी कितने बच्चे बताते हैं। अगर मुझे ये कस्टमर से रिकवर कर लेना है तो क्या मैं इसको अपनी बुक्स में अपना लॉस बुक कर लूं? अगर मुझे ये कस्टमर से रिकवर होना है तो बच्चे ये मेरा लॉस होगा ही नहीं। अगर ये कस्टमर से रिकवर होना है, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको पेट्रोल का, अगर पेट्रोल के केस में रास्ते में कुछ पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं मैंने 1000 लीटर पेट्रोल मंगवाया, क्लियर, और वो 1000 लीटर पेट्रोल मुझे 1,00,000 रुपए का मिला। सिंप्लिसिटी के लिए 1,00,000 रुपीज, तो यानी कि पर लीटर मुझे कॉस्ट क्या पड़ रही है इसकी? पर लीटर बच्चे कॉस्ट मुझे मिल जाएगी 100 रुपीज की। पर लीटर 100 रुपीज की कॉस्ट मुझे मिल जाएगी, जो मुझे वहां से मिला। लेकिन जब ये पेट्रोल मेरे पास पहुंचा या फिर मैंने उसको अपने पास स्टोर किया और जब तक मैंने उसको कस्टमर को सेल किया तब तक इसमें से कुछ इवेपोरेट हो चुका था। कितना इवेपोरेट हो चुका था? मान लेते हैं हमारे पास 50 लीटर पेट्रोल इवेपोरेट हो चुका था। अगर ये इवेपोरेट हो गया तो बच्चे ये क्या है? नॉर्मल लॉस है।
और नॉर्मल लॉस मैंने आपको बताया कि हम अपने पास नॉर्मल लॉस बुक ही नहीं करेंगे, इसको मुझे कस्टमर से रिकवर करना है। तो कस्टमर से अगर मुझे रिकवर करना है तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये जो मेरी कॉस्ट है 100 रुपीज, ये 100 रुपीज मेरी कॉस्ट नहीं रहेगी, इसको मैं अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर दूंगा कि मुझे ये 100 रुपीज पर लीटर नहीं पड़ता, ये मुझे महंगा पड़ता है। और कैसे निकालूंगा, ये देखो, मुझे 1 लाख रुपीज पे करने पड़े कितने लीटर पेट्रोल के लिए। खरीदा तो मैंने बच्चे 1000 लीटर था, लेकिन जब तक वो पेट्रोल मेरे पास पहुंचा 1000 माइनस 50 लीटर, 50 लीटर का लॉस हुआ, मुझे 950 लीटर मिला। अगर मुझे 950 लीटर मिला तो मैं सिंपल कहूंगा मुझे तो 1 लाख में 950 लीटर मिला, जितना मैं अल्टीमेटली सेल कर पा रहा हूं। बाकी तो रास्ते में इवेपोरेट हो गया, रास्ते में या गोडाउन में जो भी इवेपोरेट हो गया, नेचुरल लॉस हो गया। मुझे उस सारे लॉस को रिकवर करना है कस्टमर से। कस्टमर से रिकवर करने का मतलब अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर दूंगा। तो मैंने कहा मुझे तो 950 लीटर मेरे को मिला है 1 लाख रुपए का। तो मेरे लिए अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो मेरी कॉस्ट होगी 1 लाख डिवाइड बाय 950। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए जो मैंने पे किया था, चाहे मैंने वहां 1000 लीटर के लिए पे किया था, बट अल्टीमेटली नॉर्मल लॉस होने के बाद मैं सेल कितना कर पाया, 950 लीटर। तो 1 लाख डिवाइड में 950, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 105 रुपए 26 पैसे के आसपास। तो देखो क्या हुआ, कॉस्ट 100 रुपीज नहीं है, कॉस्ट इंक्रीज होगी। 105 रुपए 26 पैसे मैं अपनी कॉस्ट मानकर चलूंगा, राइट। तो जो मैंने खरीदा या रास्ते के एक्सपेंस थे, ड्यूटी, फ्रेट, कार्टेज, लोडिंग अनलोडिंग, वो सारी तो एडिट थी 100 रुपीज में, उन सबको मिला के 100 रुपीज पड़ता था। लेकिन नॉर्मल लॉस की वजह से जितना भी मुझे नुकसान हुआ, वो नुकसान भी मैं अपनी कॉस्ट में इंक्रीज करूंगा, मतलब कि कस्टमर से रिकवर करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अब मेरी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मुझे 1 लीटर पर 5 रुपए का प्रॉफिट रखना है तो मैं 100 पर 5 रुपए नहीं, मैं 105 रुपए 26 पैसे पर 5 रुपए का प्रॉफिट रखूंगा। अगर 100 पे 5 रुपए का प्रॉफिट रख लूंगा तो अल्टीमेटली मैं लॉस में ही होऊंगा। 105 रुपए 26 पैसे मुझे पड़ता होगा, लेकिन मुझे 105 रुपए कस्टमर से मिलेंगे, मेरे को तो 26 पैसे का लॉस हो जाएगा। क्लियर। तो वो लॉस तो मेरे 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 ऊपर ही पड़ गया, बट ये लॉस मुझे अपने ऊपर बियर नहीं करना, ये लॉस मुझे कस्टमर से रिकवर करना है। तो कस्टमर से रिकवर करने के लिए आपको कॉस्ट इंक्रीज करनी है और उसमें अपना प्रॉफिट लेना है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसलिए नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। अब नॉर्मल लॉस को अपना लॉस बुक किया जाता है, नॉर्मल लॉस को अपना लॉस माना ही नहीं जाता है। अब उस पर बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास नॉर्मल लॉस को हमने अपना लॉस माना ही नहीं। जो मैं लाइन यूज कर रहा हूं, इस लाइन को ध्यान रखना। नॉर्मल लॉस को मैं अपना लॉस मानूंगा ही नहीं कि वो मेरा लॉस है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उससे कॉस्ट इंक्रीज होगी। चलो देखते हैं। Amazon कंसाइंड 500 टिन्स ऑफ राइस ब्रैन ऑयल। एक राइस ब्रैन ऑयल है, 500 टिन्स में आता है। तो राइस ब्रैन ऑयल के 500 टिन्स कंसाइंड किए Amazon ने, और आगे आपको बता दिया कि 1 टिन कंटेन्स 10 kgs ऑफ ऑयल। एक टिन में 10 kg होता है, तो बच्चे 500 टिन में कितना हो जाएगा। अब इट डिपेंड्स, क्वेश्चन आपको केजीज में करना है या टिन में करना है। अगर क्वेश्चन आपको केजीज में करना है तो 5000 केजीज लेके चलना होगा। अगर आगे कुछ चीजें केजीज में दी होती हैं तो क्वेश्चन को केजीज में कन्वर्ट करके चलोगे। 5000 केजी आपने Amazon ने कंसाइंड किया और फ्लिपकार्ट ने इतना रिसीव किया। लेकिन अगर हमें टिन्स में लेके चलना है, आगे बात टिन्स की है, तो आप पूरे क्वेश्चन को टिन्स में लेके चलना है तो 500 टिन्स लेके चल लेंगे।
चलो आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। तो ये अमेज़न ने भेजा बच्चे फ्लिपकार्ट को, तो अमेज़न यहां पर हो गया कंसाइनर और फ्लिपकार्ट बच्चे यहां पर हो गया कंसाइनी। क्लियर? आगे बात कही, फ्लिपकार्ट को भेज दिया कॉस्टिंग ₹100 पर केजी। अब देखो बच्चे, कॉस्टिंग दी है 100 पर केजी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, कॉस्टिंग आपको केजी में दी है और क्वांटिटी 500 टिन्स। तो 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने एक साइड टिन ले लिए, दूसरी साइड अमाउंट में केजीज ले लिया, तो आंसर गलत आएगा। तो या तो दोनों टिन्स में रखो या दोनों केजीज में रखो। क्लियर? अब ये 100 पर केजी बोला तो मैं केजी में ट्रांसफर कर देता हूं, केजी में क्वेश्चन करता हूं। तो 5000 केजी जो है वो सामान भेजा गया और 100 रुपीज पर केजी। तो अगर हम बात करें कि जब अमेज़न ने भेजा होगा तो उसकी कॉस्ट रही होगी 50,000 रुपीज। 50,000 नहीं, 5,000 मल्टीप्लाई 100, 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज इसकी कॉस्ट रही होगी जब भेजा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंसाइनर पेड ₹8,000 फॉर फॉरवर्डिंग चार्जेस। कंसाइनर ने 8,000 रुपए दिए फॉरवर्डिंग चार्जेस के और 12,000 रुपए दिए फ्रेट के। आगे बात कही 20 टिन्स ऑफ ऑयल वर टोटली डैमेज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट। अब देखो बच्चे, जब जब भी क्वेश्चन में अब टिन्स की बात करेगा तो आप उसको केजीज में कन्वर्ट कर लेना, अगर आप केजी में क्वेश्चन लेके चल रहे हो। और अगर टिन में लेके चल रहे हो तो जहां जहां भी केजी होगा उसको टिन में ट्रांसफर करना। मैं केजीज में लेके चल रहा हूं तो मैंने टिन को केजी में कन्वर्ट कर दिया। 20 टिन ऑफ ऑयल का लॉस हुआ, यानी कि 200 केजी का लॉस हो गया। जब भी हमें क्वेश्चन में नहीं बताता कि ये नेचुरल लॉस है, नेचर की वजह से हुआ, तब तक हम उसको अबनॉर्मल लॉस मानेंगे, जब तक कि वो हमें क्लियरली नहीं बताएगा तब तक हम उसको अबनॉर्मल लॉस मानेंगे। जब हमें क्लियरली बताएगा तो हम उसको नॉर्मल लॉस मानेंगे। आगे चलते हैं बच्चे। रास्ते में हुआ टोटली डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट। रास्ते में एक लॉस की बात कर दी 2000 केजी। अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि ये नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है, तो इसको अबनॉर्मल लॉस मानेंगे। आगे चलते हैं। फ्लिपकार्ट टुक डिलीवरी ऑफ द ऑयल। फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी ले ली। अब आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, जब फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी ली होगी तो बच्चे उसको पूरा 5000 केजी नहीं मिला होगा, 200 केजी रास्ते का नुकसान जो हो गया है वो लेस करके 4800 केजी रिसीव हुआ होगा। क्लियर? एंड सेंट एन अकाउंट सेल। उसने अकाउंट सेल भेजी शोइंग दैट 400 टिन्स वर सोल्ड। 400 टिन सेल हो गई। केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 400 मल्टीप्लाई 10, 4000 केजी। 4800 केजी रिसीव किए थे फ्लिपकार्ट ने, जिसमें से 4000 केजी की सेल कर दी है। कितने की सेल कर दी? 5,20,000 रुपीज की। एक्सपेंसेस इनकर्ड किए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम। तो यहाँ फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट की इंफॉर्मेशन दी उसके बाद ही एक्सपेंस बताए, तो ये फ्लिपकार्ट के एक्सपेंस बता रहे हैं, अगर नाम नहीं बोलता तो। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम वर कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस। बाहर से आ रहे होंगे तो कस्टम चार्जेस पे करने पड़े, क्लियरिंग चार्जेस पे करने पड़े, सेलिंग एक्सपेंस पे करने पड़े, तो ये सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़े। दे आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। कमीशन की बात करें तो ग्रॉस सेल पर 5%, यानी टोटल सेल पर 5%। नॉर्मल कमीशन इस क्वेश्चन में गिवन है बस। फ्लिपकार्ट ऑल्सो रिपोर्टेड दैट 30 kgs ऑफ ऑयल वर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। 30 केजी, 30,000 नहीं, 30 केजीज, यहाँ केजीज में बता दिया तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये केजीज में ही है। Flipkart also reported that 30 kgs of oil were lost due to leakage. लीकेज की वजह से 30 kg और लॉस हो गया। आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यूज की गई है, which was considered to be normal। यहां पर बात की which was considered to be normal, जिसको हमें
नॉर्मल मानना है, नॉर्मल लॉस मानना है। मतलब ये ऑयल जो है, ये ऑयल का नेचर है, ये ऐसा ऑयल है कि जब ये रखा होता है तो रखे रखे नेचुरली कुछ बॉटल्स लीक हो ही जाती हैं। तो ये नॉर्मल लॉस है, उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया। तो बच्चे इस क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस भी है और इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी है। जो ऊपर बात की है ट्रांजिट में, वो हमारा अब नॉर्मल लॉस है, और जो नीचे बात की है जिसको उसने क्लियरली कह दिया विच वॉज कंसीडर टू बी नॉर्मल, तो ये हमारा नॉर्मल लॉस है। ऊपर जो लॉस की बात कर रहे हैं वो लॉस ट्रांजिट में हो रहा है, रास्ते में हुआ। नीचे जब बात की है तो वो बात कब की है, जब कंसाइनी ने गुड्स रिसीव कर लिए हैं। रिसीव करने के बाद जब वो लॉस की बात कर रहे हैं तो हम उसको मानते हैं ये गोडाउन में हुआ। क्लियर? तो नॉर्मल लॉस ये हमारा गोडाउन पॉइंट पर हुआ। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो लॉस के बारे में आपको ये क्लियर हो कि ये अबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है, ये पता होना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए किस पॉइंट पर लॉस हुआ। दो ही पॉइंट बनेंगे, या तो ट्रांजिट बनेगा या कंसाइनी का गोडाउन बनेगा। दो ही तरह के लॉस बनेंगे, या अबनॉर्मल लॉस बनेगा या नॉर्मल लॉस बनेगा। क्लियर? शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ Amazon एंड फ्लिपकार्ट। दोनों की बुक्स के अंदर नेसेसरी अकाउंट मांग लिए, नेसेसरी लेजर मांग लिए, मतलब कि सारे लेजर्स आपको बनाने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ऊपर मैंने आपसे डिस्कशन कर ली है, उन बातों को ध्यान रखना, उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखोगे तो ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जा रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ Amazon। Amazon की बुक्स में हमें बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। और देखते हैं ये क्वेश्चन इनवॉइस वैल्यू वाला है या कॉस्ट वाला है। अगर देखें तो इस क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं की है, ये क्वेश्चन कॉस्टिंग वाला है। राइट? ये क्वेश्चन मैंने, क्योंकि इसके अंदर मैंने अब नॉर्मल लॉस भी डाल दिया, नॉर्मल लॉस भी डाल दिया, वो समझाना है आपको, तो बाकी पार्ट को थोड़ा सा सिंपल रख दिया, आसान रख दिया, ताकि मेन फोकस जो नए पॉइंट हैं उनको समझने में हो। जब वो समझ जाएंगे तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इंकॉर्पोरेट कर लेंगे। इनवॉइस वैल्यू भी होगी, हर तरह की कमीशन भी होगी, अब नॉर्मल लॉस भी होगा, नॉर्मल लॉस भी होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। क्लियर? यहां पर बाकी चीजों को कम रखा, ना ही ज्यादा कमीशन दी, सिंपल कमीशन दे दिए कि इनवॉइस वैल्यू बनाई नहीं, क्योंकि यहां पर अब नॉर्मल और नॉर्मल लॉस पर फोकस हो जाए, आप उसको समझ लें। चलो तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इसमें मेरे को इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन हम सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी क्वांटिटी थी जो भेजी थी, अगर बात करें तो 5000 kg। मैं अगर केजीज में अपना क्वेश्चन लेके चल रहा हूं तो 5000 kgs ऑफ राइस ब्रैन ऑयल भेजा गया था। और इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये कॉस्ट पर भेजा 100 रुपीज पर केजी, तो 5 लाख रुपीज की बच्चे इसकी कॉस्ट है। अब इस क्वेश्चन में आपको लोडिंग रिवर्स करने की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लोडिंग नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। द कंसाइनर्स पेड ₹8,000 फॉर फॉरवर्डिंग एंड फ्रेट के लिए 12,000। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस कैश या बैंक करके हम लिखते हैं। ये किसके एक्सपेंसेस हैं? ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। मैं एनओआर लिख रहा हूं, लेकिन आपको एनओआर नहीं लिखना, आपको बच्चे पूरा लिखना है, या फिर नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। इसके अंदर एक्सपेंस में हमारे पास है फॉरवर्डिंग एंड फ्रेट। जब भी बात आती है ना कि रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, ये बात हमेशा कंसाइनी को लेकर आएगी। कंसाइनी
दो तरह के खर्चे करता है। कई बार उसको रास्ते में से सामान को पिक करना होता है, तो रास्ते के एक्सपेंस भी लोडिंग, अनलोडिंग, ड्यूटी, टैक्सीज, फ्रेट, ये सब करना पड़ जाता है। और गोडाउन में गुड्स आ गए, गोडाउन के बाद उसको सेल करना है, वो खर्चे तो उसके हो ही जाते हैं। गोडाउन का रेंट, सिक्योरिटी, उसका रेंट, सिक्योरिटी की सैलरी, उसके बाद हो सकता है कुछ रिसोर्सेज रखे हुए हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनकी सैलरी देनी पड़ती है, लोकल एडवर्टीजमेंट करे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो कंसाइनी को रास्ते के लिए भी, गोडाउन तक गुड्स को लाने तक के लिए भी खर्चा करना पड़ सकता है, गोडाउन के बाद सेल करने के लिए तो करना ही पड़ता है, राइट। लेकिन बात करें कंसाइनर की, तो कंसाइनर में हमेशा गुड्स सिर्फ भेजने तक के खर्चे उसके हमेशा दिए होते हैं कि कंसाइनी के पास पहुंचाने तक के लिए वो खर्चा कर रहा है। आगे का खर्चा वो बोलता है कंसाइनी तुम बियर कर लो, तुम्हारे पास सेल्स के पैसे तो आएंगे, उसमें से एडजस्ट कर लेना। तो वो रास्ते के जनरली पे करता है, बियर तो उसको पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो 8,000 और 12,000 रुपए यानी कि 20,000 रुपए का टोटल खर्चा हो गया हमारे पास, 20,000 रुपीज। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला, 20 टिन्स ऑफ ऑयल वर टोटली डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसिट। रास्ते का लॉस हो गया, ये एक अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉस के लिए आपको पता है मैं क्रेडिट साइड के ऊपर लिख लेता हूं और उसका वैल्यूएशन करना होता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि एक कस्टम के अकॉर्डिंग हम सेल्स को सबसे ऊपर दिखा देते हैं। लोडिंग होती है तो लोडिंग को दिखाने के बाद पहले आप सेल दिखाओ, मतलब एक पैटर्न चलता आता है कि कोई कंसाइनमेंट स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसको लास्ट में दिखाओ। ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले दिखाओ। ओपनिंग स्टॉक का भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा होगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज। यहाँ पे परचेज वाली बात किसको समझ सकते हो आप, इसको परचेज वाला पॉइंट समझ सकते हो। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, फिर परचेज, फिर एक्सपेंसेस, उसके बाद ये सारे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसके बाद सेल की बात की जा रही है तो क्रेडिट साइड पे सेल आ जाएगी, क्लियर। और अगर कोई कंसाइनमेंट स्टॉक है तो वो भी क्रेडिट साइड पे सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो कुछ अबनॉर्मल लॉस हुआ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ दिया सेल के लिए, बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अबनॉर्मल लॉस को हम समझ चुके हैं, एक्चुअली ये लॉस परचेज में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में छुपा बैठा है, मुझे इसको हटा देना है। अबनॉर्मल लॉस में आकर अपना प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस तो क्या, प्रॉफिट की तो बात ही भी नहीं होगी। अबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो बच्चा लॉस ही होगा, इसमें कहां से प्रॉफिट हो सकता है। आग लग गई और मुझे प्रॉफिट हो गया, चोरी हो गई और मुझे प्रॉफिट हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, लॉस ही होगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं। तो अबनॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करके अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद जितना भी लॉस हुआ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अपना प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में लॉस को बुक कर लेते हैं, राइट। इसीलिए मुझे यहां पर इसको दिखाना होता है। अब नॉर्मल लॉस 200 केजीज, 200 केजी का अब नॉर्मल लॉस हुआ, इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा एक वर्किंग नोट के थ्रू। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में देखा, फ्लिपकार्ट टुक डिलीवरी ऑफ द ऑयल एंड सेंट एन अकाउंट सेल्स शोइंग, अकाउंट सेल्स कितनी है 400 टिन्स, 5,20,000 की, 4,000 केजी। तो ये बाय कंसाइनी, कंसाइनी हमारा है फ्लिपकार्ट, बाय फ्लिपकार्ट अकाउंट, और ये सेल्स है, कैश कितना क्रेडिट कितना नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5,20,000 रुपये ये हमारे पास सेल होगी। कितनी क्वांटिटी, 4,000 केजीज, 4,000 केजी हमारा लॉस हो गया। आगे चलते हैं, आगे बात हो रही है द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम, यानी कि कंसाइनी के एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस 12,400 और सेलिंग एक्सपेंस 4,000 रुपये। तो बुक कर लेते हैं इसको भी टू फ्लिपकार्ट। ये बच्चे हमारे पास हैं कंसाइनी के एक्सपेंस। जहां जहां भी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं, आपको अपने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको पूरा लिखना है।
तो कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस 12,400 बाहर से आ रहे होंगे। बाहर से आने पर मुझे पोर्ट से क्लियर करवाने होते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं जिसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, और कुछ पोर्ट के चार्जेस लगते हैं गुड्स को वहां से लेने के लिए, क्लियरिंग चार्जेस बोलते हैं। तो कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस ये हमारे थे 12,400 रुपीज, 12,400। ये सेम गुड्स पर वन टाइम लगने वाले हैं, सेम गुड्स पर ड्यूटी टैक्सेस वन टाइम लगेंगे, तो ये मेरा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। आगे बात करें सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस तो बच्चे आएंगे नहीं, गोडाउन में गुड्स आने के बाद ही सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। आएंगे ही नहीं का मतलब क्या समझ रहे हो आप? अच्छा, एक्सपेंस तो यहाँ लिखेंगे, आएंगे नहीं की बात कर रहा हूँ। जब हम वैल्यूएशन करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक का, उसके लिए वर्किंग बनाते हैं, तो वहां पे कंसाइनी के हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो उस रिलेशन में मैं बात कर रहा हूँ, उस कंसर्न की बात कर रहा हूँ कि वहां पर सेलिंग एक्सपेंस हमको नहीं लेना होता। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कमीशन की बात कर दी, 5% ऑन सेल। सिंपल बोल दिया तो मुझे इसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट अकाउंट और ये है कमीशन। कमीशन 5% ऑन सेल, तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, यहीं पे कैलकुलेट कर लूंगा। 5,20,000 की सेल है, इसका 5%, इसका 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। 26,000 रुपये, 26,000 रुपीज ये कमीशन होगी, और ये हमारे पास 16,400 रुपये एक्सपेंस हो गए जो कंसाइनी ने पे किए हैं। आगे चलते हैं। फ्लिपकार्ट ऑल्सो रिपोर्टेड दैट 30 kg ऑफ ऑयल वर लॉस, 30 kg लॉस और हो गया। अब देखो एक चीज समझनी आपको ध्यान से, जो मैं शुरू से क्वेश्चंस के अंदर बात करता हूं कि यहां आपको क्वांटिटी लिखनी है, कितनी क्वांटिटी भेजी गई है, और उसको मैच करवाना है क्रेडिट से। 4,000 kg बिक गया, 200 kg का अबनॉर्मल लॉस हो गया। अगर 4,000 kg बिक गया और 200 kg का अबनॉर्मल लॉस हो गया, तो 5,000 माइनस 4,200, 800 kg कंसाइनमेंट स्टॉक होना चाहिए। क्या मैं लिख दूं 800 kg कंसाइनमेंट स्टॉक? क्या मैं लिख दूं 800 kg कंसाइनमेंट स्टॉक? भाई 5,000 kg भेजा गया, 4,000 बिक गया, 200 kg का रास्ते में लॉस हुआ, तो इसका मतलब स्टॉक होना चाहिए कितना? 800 kg। क्या ये होना चाहिए? ये होता अगर नॉर्मल लॉस नहीं होता तो, ये होता अगर नॉर्मल लॉस नहीं होता तो। क्वेश्चन में कहा 30 kg नॉर्मल लॉस भी हो गया। बच्चों सोचो, अगर 30 kg नॉर्मल लॉस हो गया तो क्या मेरे पास 800 kg का स्टॉक हो सकता है? 800 kg का स्टॉक मेरे पास हो, ऐसा पॉसिबल है अगर 30 kg का लीकेज की वजह से नॉर्मल लॉस हो गया। तो बच्चे 800 kg हो ही नहीं सकता। जब फिजिकली काउंट करोगे, कंसाइनमेंट स्टॉक फिजिकली काउंट करके किया जाता है, तो वो 800 kg होगा ही नहीं, वो होगा आपका 770 kg। जब आप काउंट करोगे तो 770 kg निकलेगा। आपका नॉर्मल लॉस हो गया, मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं नॉर्मल लॉस। ये मैं किस लिए लिख रहा हूं? सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अगर 30 kg का नॉर्मल लॉस हो गया, अब आप डेबिट और क्रेडिट की क्वांटिटी को मैच कर सकते हो। बाइफरकेशन पूरी मिल सकती है कि 5,000 भेजा गया था, जिसमें से 200 तो पहले रास्ते में लॉस हो गया, 4,800 बचा जो रिसीव हुआ था कंसाइनी को, उसमें से 4,000 सेल हो गया, तो बचा 800 kg जो कंसाइनमेंट स्टॉक होना चाहिए था। लेकिन 30 kg लीकेज की वजह से और नुकसान हो गया गोडाउन में। तो अगर 30 kg का और लॉस हो गया गोडाउन में, तो इसका मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक कितना होगा? 770 kg। और अगर आप अब डेबिट क्रेडिट में देखोगे
तो 5000 क्वांटिटी आपकी मैच हो गई है। क्लियर? अब आगे चल सकते हैं। कमीशन निकल चुकी है। मुझे अपने पास अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका वैल्यूएशन करना है। अब आपको जो एक जरूरी चीज समझनी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन आपने कुछ क्वेश्चंस में किया हुआ है, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, हो जाएगा। सेम वर्किंग नोट से कंसाइनमेंट स्टॉक का भी वैल्यूएशन हो जाएगा। मजे की बात यह है कि सेम वर्किंग नोट से नॉर्मल लॉस का भी हम वैल्यूएशन कर देंगे, और उसका वैल्यूएशन तो इतना आसान है कि आपको इसके बाद सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी नॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन की। चलो हम बात करते हैं एक वर्किंग नोट की, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, और यही हमारा वैल्यूएशन निकालेगा अब नॉर्मल लॉस का, और यही हमारा वैल्यूएशन कर देगा नॉर्मल लॉस का भी। बच्चे सबके लिए यही वर्किंग नोट मेरा काम कर जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेने होता है पर्टिकुलर्स, फिर हमें लेनी होती है क्वांटिटी, और फिर हमें लेना होता है अमाउंट। इस तरह की एक आप फॉर्मेट बना लो, या इसको एक टेबल बोल लो। इस तरह का आपको ये बना के चलना है। जब इसका वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेते हैं बच्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। जो गुड्स सेंट किए गए उसकी कॉस्ट क्या है? कितने गुड्स सेंट किए गए थे? 5000 kgs ऑफ ऑयल। और अगर रेट की बात करें तो पर केजी का जो हमारा रेट था वो 100 रुपीज था, 100 रुपीज पर केजी। 100 रुपीज पर केजी था। 5000 केजी भेजा गया तो 5 लाख रुपए का भेजा गया। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ले लेनी है, और आपको ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में मैं बोलता हूं आपको, गलती से भी इसको चेंज मत करना, इसको हमेशा कॉस्ट रखना है। क्लियर? ऐड कर देते हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर तो अपने खर्चा कर ही देगा, लॉस चाहे ट्रांजिट में हो, लॉस चाहे गोडाउन में हो, कंसाइनर का एक्सपेंस तो हो चुका होता है। कंसाइनर एक्सपेंस, और कंसाइनर के हमेशा सारे एक्सपेंस लेते हैं। कंसाइनर के सारे एक्सपेंस उस गुड्स को भेजने के लिए ही होते हैं कंसाइनी के पास। उसमें लोडिंग होगा, अनलोडिंग होगा, फ्रेट होगा, कार्टेज होगा, रास्ते का ड्यूटी टैक्सीज होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस होगा, उसके इसी तरह के खर्चे होंगे। तो कंसाइनर एक्सपेंस की बात करें तो कंसाइनर एक्सपेंस में हमारे पास 20,000 रुपीज का एक्सपेंस हो गया। 20,000 रुपए का एक्सपेंस हमारे पास हो गया। क्वांटिटी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20,000 रुपए का खर्चा हो गया। अगर ट्रांजिट में कोई लॉस हुआ तो आपको यहां पर रुकना पड़ेगा। ट्रांजिट के लॉस का मतलब आपको समझना है कंसाइनी के एक्सपेंस लगने से पहले, कंसाइनी के वो गुड्स रिसीव होने से पहले आपको उसको रोकना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अपना थोड़ी देर के लिए वर्किंग नोट को रोक दूंगा। रोकने का मतलब वो एक ब्रेक लगाऊंगा, और यहां पर मैं टोटल कर दूंगा कि 5000 केजीज 5,20,000 की कॉस्ट हो गई थी रास्ते में कंसाइनर के एक्सपेंस लगने के बाद। अब रास्ते में जो लॉस हो गया उसको यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करने पर यहां पर माइनस भी करना होता है। मेरा कंसाइनमेंट क्वांटिटी और अमाउंट के रिलेशन में छोटा हो जाता है। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पर मैंने क्यों रुका? क्योंकि यहीं से ही मेरे को अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकलेगी। बेस यही है कि रास्ते में जो लॉस हुआ उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू मैं 5 लाख रुपीस के बेस पर लूं, या कंसाइनर के एक्सपेंस लग चुके हैं उसको ऐड करने के बाद लूं। तो कंसाइनर के एक्सपेंस लग चुके हैं,
ट्रांजिट में लॉस हुआ तो कंसाइनर का एक्सपेंस लग चुका है, इसलिए उस एक्सपेंस को ऐड करने के बाद ही मैं अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू सही निकाल पाऊंगा। तो 5,20,000 रुपीज डिवाइड बाय 5,000 पर केजी ऑयल की यहां पर कॉस्ट आ जाती है और लॉस हुआ था 200 केजी का। तो इससे मेरी वैल्यू निकल जाएगी। यहां पर आपको कंसाइनमेंट छोटा कर देना है, 200 केजी माइनस हो जाएंगे, कंसाइनी को कम गुड्स मिलेंगे और माइनस हो जाएगी बच्चे इसकी वैल्यू भी। 5,20,000 डिवाइड बाय 5,000। मैं कॉस्ट की बात करूं तो 104 रुपए यहां पर कॉस्ट पड़ जाती है मुझे। एक्सपेंस ऐड हो गए ना, रस्ते के एक्सपेंस ऐड हो गए, 104 रुपए कॉस्ट पड़ती है। 104 मल्टीप्लाई 200, 20,800 रुपए का लॉस है। और ये लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? ओनर को बियर करना पड़ेगा, राइट? ओनर को बियर करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे अपनी कॉस्ट से हटाना पड़ेगा। ये 20,800 यहां पर कॉस्ट और कंसाइनर के एक्सपेंसेस इन दोनों में एडिड हैं, क्योंकि ये कॉस्ट और एक्सपेंसेस 5,000 केजी की हैं। क्लियर? जो 200 केजी का लॉस हुआ उसकी कॉस्ट भी तो इसी में रखी हुई है, बट मैं इसको अपनी कॉस्ट बना नहीं सकता, कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता, मुझे यहां से इसकी कॉस्ट को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, और उसे जो सेपरेट अकाउंट है वहां से प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा। तो 20,800 रुपए, एक काम तो बच्चे मेरा हो गया। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 20,800 रुपए। अगर ये लॉस ट्रांजिट का नहीं होता, गोडाउन का होता, तो पहले मैं कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड कर लेता। क्लियर? तो एक लॉस निकल गया, एक वैल्यू निकल गई है। आपको अपना कंसाइनमेंट छोटा कर देना है। अब ये 4,800 केजी ऑयल जो है वो बचा होगा, बैलेंस जो अल्टीमेटली कंसाइनी रिसीव करेगा। और बात करें कि वैल्यू क्या होगी जो कंसाइनी रिसीव कर रहा है, 5,20,000 माइनस कर देंगे 20,800। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि मैं इसको कॉस्ट का पार्ट बनाना नहीं चाहता। अगर मैं ये 20,800 माइनस नहीं करूं तो इसका मतलब होगा कि क्वांटिटी जो कम कर दी 4,800 केजी, उसकी कॉस्ट 520 ही मानी। और अगर मैं उसकी कॉस्ट 520 मानूंगा तो बच्चे मेरा कॉस्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा, मुझे अपनी कॉस्ट का प्राइस इंक्रीज नहीं करना। क्लियर? तो 520 माइनस 20,800, 4,99,200, 4,99,200। अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो 4,99,200 डिवाइड बाय कर दो 4,800 से, तो ये आएगी 104 रुपए की। 104 रुपए की कॉस्ट अल्टीमेटली किसको पड़ी? कंसाइनी को पड़ी। 4,800 क्वांटिटी की, 5,000 क्वांटिटी की नहीं। तो ऑटोमेटिकली 20,800 रुपए मैंने यहां से अपनी कॉस्ट के निकाल दिए और क्वांटिटी भी लेस कर दी। तो ये बैलेंस कंसाइनी को रिसीव हो गया। अब आप क्या करोगे? अब कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अगला जो लॉस है वो लॉस गोडाउन में हो रहा है। गोडाउन में लॉस होगा तो पहले कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ही आएंगे। और कंसाइनी के एक्सपेंस हैं 16,400 टोटल, लेकिन इसमें से आपको सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेना। नॉन रिकरिंग की बात की जाए तो नॉन रिकरिंग सिर्फ और सिर्फ कस्टम एंड क्लीयरिंग वाला है। ये सेम गुड्स के ऊपर एक ही बार लगेगा। गुड्स कस्टम से क्लियर हो रहे हैं, उस पर जो टैक्स लगना है सेम गुड्स पर कस्टम ड्यूटी का टैक्स एक ही बार लगेगा। वो गुड्स वहां से क्लियर हो जाएंगे, क्लीयरिंग चार्ज एक ही बार लगेगा। दोबारा से सेम गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे थोड़ा ना करेंगे। जब और गुड्स, नए गुड्स आएंगे उस पर डेफिनेटली पे करोगे। लेकिन यहां पर बात की जाती है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस की। जब मैं बात कर रहा हूं तो सेम गुड्स के ऊपर सेम एक्सपेंस दोबारा नहीं लगना चाहिए। जो सेम गुड्स के ऊपर एक ही बार लगेगा वो हमारा नॉन रिकरिंग है, कस्टमर के कंसाइनी के गोडाउन तक के लिए। चलो, तो यहां एक्सपेंस हमारे पास हो गए सिर्फ कस्टम एंड क्लियरिंग 12,400 रुपए। तो ये 12,400
ये बच्चे एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे, एक्सपेंस तो ऐड करेंगे ना, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 4,99,200 प्लस 12,400, 5,11,600, 5,11,600 रुपये कॉस्ट हो गई अब 4,800 kg की, कंसाइनी के एक्सपेंस भी ऐड करने के बाद। क्लियर? अब बात आती है गोडाउन में हो गया नॉर्मल लॉस, गोडाउन में नॉर्मल लॉस हो गया। अब मुझे अपने पास कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और निकालनी है नॉर्मल लॉस की, दो चीजों की निकालनी है। जब मैं कंसाइनमेंट स्टॉक की बात करूंगा तो कंसाइनमेंट स्टॉक नॉर्मल लॉस के बाद जो बचा उसकी बात होगी, राइट? तो यहां पर आपको लेस कर देना है अब जो लॉस हुआ। अब कौन सा लॉस हुआ? नॉर्मल लॉस हुआ। कितनी क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस हुआ? आपको नॉर्मल लॉस हुआ था 30 kg का, 30 kg का नॉर्मल लॉस हुआ था। तो 30 kg का नॉर्मल लॉस हो गया तो अवेलेबल फॉर सेल कितना रहा होगा? अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए 30 kg का नॉर्मल लॉस हो गया तो बचा होगा बेचने के लिए 4770 kg। ये अवेलेबल फॉर सेल क्वांटिटी होगी, जो क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल है कंसाइनी के पास। इसमें से 4,000 वो बेच देता है, 770 बच जाता है। क्लियर? ये अवेलेबल फॉर सेल है। इसकी कॉस्ट की बात करें, अब बच्चे यहां से निकलेगी हमारी वैल्यू नॉर्मल लॉस की। और मजे की बात, अब नॉर्मल लॉस में मैंने आपको कहा था मुझे मेरी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कॉस्ट एडिड होती है। अगर मैंने देखो टोटल 5,000 kg की कॉस्ट ले ली, सारे एक्सपेंस ले लिए कंसाइनर के, सारे एक्सपेंसेस ले लिए कंसाइनी के, तो टोटल कॉस्ट ऑलरेडी मैंने डेबिट में ली हुई है। अब क्योंकि कुछ लॉस का बर्डन मुझे कस्टमर पर नहीं डालना था, इसलिए अब नॉर्मल लॉस को मैंने हटा दिया। लेकिन नॉर्मल लॉस का बर्डन मुझे कस्टमर पर डालना है, इसलिए मैं उसको अपनी कॉस्ट से नहीं हटाऊंगा। मतलब ये कि नॉर्मल लॉस की वैल्यू हमेशा नील रहेगी। नॉर्मल लॉस बच्चे, जब मैंने कहा था, मैंने एक लाइन बोली थी, नॉर्मल लॉस को मैं अपना लॉस मानूंगा ही नहीं। याद है जब मैं समझा रहा था कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल लॉस को मैं अपना लॉस मानूंगा ही नहीं। अपना लॉस क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से लेना होता है, एक्चुअली में वो मेरा लॉस होता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया, पेट्रोल में मुझे पेट्रोल कम मिला, 950 लीटर मिला, तो बात आती है ये 50 लीटर का नॉर्मल लॉस हो गया, 50 लीटर का, इसका वैल्यू जितना भी ये अमाउंट का लॉस हुआ, वो क्या मैं अपना लॉस मान लूं? नहीं माना अपना लॉस। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्वांटिटी कम कर दी, जिसकी वजह से जितने भी पैसे मैंने खर्च किए थे 1 लाख रुपीस, वो 1,000 लीटर के नहीं मानते हुए नॉर्मल लॉस माइनस करके 950 लीटर के मान दिए। और जैसे ही मैंने कहा ये 950 लीटर के हैं, ऑटोमेटिकली मैंने कॉस्ट इंक्रीज कर दी। जो मुझे लॉस होता 5 रुपए 26 पैसे का, वो 5 रुपए 26 पैसे का लॉस मैंने अपनी कॉस्ट में ऐड कर दिया कस्टमर से रिकवर करने के लिए। तो ये नॉर्मल लॉस बच्चे मेरा लॉस होता ही नहीं है, और अगर ये मेरा लॉस नहीं होता तो मुझे अपनी वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू निकालनी ही नहीं है, तो ऑलवेज नॉर्मल लॉस की वैल्यू नील होगी। अब बात आती है सर अगर ऑलवेज नॉर्मल लॉस की वैल्यू नील होगी तो फिर क्या नॉर्मल लॉस यहाँ पे लिखने की जरूरत है? नहीं बच्चे, ये नॉर्मल लॉस यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। ना ही लिखो तो अच्छी बात है। मैंने क्यों लिखा? मैंने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि नॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी है 30 kg, वो 30 kg यहाँ पे रख के आपको डेबिट और क्रेडिट की जो क्वांटिटी है उसको इक्वल दिखा पाऊँ कि देखो अब दोनों इक्वल हैं, तो अब ये ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ नॉर्मल लॉस नहीं लिखोगे, हटा दोगे, तो डेबिट में क्वांटिटी 5,000 kg, तो कॉस्ट कितने की है? 5,000 kg की। एक्सपेंस कितने पर है? 5,000 kg पर। लेकिन साइड में, क्रेडिट साइड में
आपने 4970 केजीज की बाइफरकेशन दी है। नॉर्मल लॉस 30 केजी की बाइफरकेशन, मतलब उसको मैं हटा देता हूं, तो इसका मतलब साफ हो गया कि आपने कॉस्ट अपनी इंक्रीज कर दी है। कॉस्ट का लॉस अलग से बुक नहीं किया। कॉस्ट 5000 केजी की, और रिकवर कहां से होगी? 4970 केजी से रिकवर करनी है। तो ये वही बात होगी, 1000 केजी और 1000 लीटर पेट्रोल 1 लाख का, लेकिन ये 1 लाख की रिकवरी 1000 लीटर से नहीं, 950 लीटर से करनी है। तो वही बात यहां आ गई है कि 5000 केजी की जो कॉस्ट है गुड्स की, वो मुझे 4970 केजी से ही करनी है। और अगर उनसे करनी है तो नॉर्मल लॉस जो 30 केजी है उसकी वैल्यू नील करनी पड़ेगी। क्लियर? तो अगर आप नॉर्मल लॉस को नहीं दिखाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपकी क्रेडिट में 4970 यानी कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी हटाकर आपको वहां पे दिखा रहा होगा, और आपको वो मैच करके चलना है। आपको ये मानना है कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी यहां पर आ चुकी है, क्योंकि उसकी वैल्यू नील है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू है वो कॉस्ट में ऐड करनी है, ऐड रखनी ही है, बाहर निकालना नहीं है। तो इसलिए आपको नॉर्मल लॉस की वैल्यू नहीं लेनी है। तो यहां पर इस वर्किंग नोट में आप ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी लेस करोगे, हमेशा क्वांटिटी लेस करोगे लेकिन वैल्यू लेस नहीं करोगे। आप इसको इंटरप्रेट करो, इसको समझो, ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया, वही वाला पेट्रोल वाला एग्जांपल ले लो। 4800 केजी की कॉस्ट 511,600 आ रही थी, फिर कुछ नॉर्मल लॉस हो गया 30 केजी का। जब नॉर्मल लॉस हुआ तो मेरे पास गुड्स बच गए 4770, और मैंने कहा जो मेरी कॉस्ट है 511,600, जो पहले मुझे रिकवर करनी थी 4800 केजी से, अब ये पूरी कॉस्ट मुझे रिकवर करनी है 477 केजी से ही। क्योंकि मुझे 477 केजी से रिकवर करनी है, इसलिए नॉर्मल लॉस की वैल्यू मुझे 0 लिखनी पड़ेगी। और आप यहां पर एक और चीज भी चेक कर सकते हो, मैंने आपको कहा था ना कि नॉर्मल लॉस आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर देगी, तो चेक करके देख लो। यहां पर जब आपकी वैल्यू थी 511,600, ये वैल्यू थी बच्चे 4800 केजी की, और जब आप यहां पर केजी की वैल्यू चेक करना चाहो तो पर केजी की कॉस्ट आपकी यहां तक हो रही थी 106 रुपए 58 पैसा। अगर मैं यहां तक बात करूं कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड कर दिए नॉर्मल लॉस लेस करने से पहले, क्वांटिटी 4800 केजी थी, अमाउंट था 511,600, जो उसकी कॉस्ट थी एक्सपेंस ऐड करने के बाद 511,600 हो चुकी थी। मतलब यहां तक मेरी कॉस्ट 106 रुपए 58 पैसे हो चुकी थी। अब जब मैंने नॉर्मल लॉस को कंसीडर कर लिया और उसकी क्वांटिटी को लेस कर दिया, अमाउंट को लेस नहीं किया, तो इससे बच्चे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप ये देखना चाहोगे, तो इसका मतलब मैंने अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। अगर मैंने क्वांटिटी को लेस कर दिया और अमाउंट को लेस नहीं किया, इसका मतलब उस अमाउंट को मैं अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहता हूं। ये हो जाएगा बच्चे 107.25, 107.25। अब आप देख रहे हो यहां पे मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, 106 रुपए 58 पैसे से बढ़ के 107 रुपए 25 पैसे हो चुकी है। ये कॉस्ट क्यों बढ़ी? क्या रीजन है? कोई एक्सपेंस तो हुआ नहीं उसके बाद। ये कॉस्ट इसलिए बढ़ी, एक्सपेंस नहीं हुआ लेकिन मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, 30 केजी का नॉर्मल लॉस हो गया है। और 30 केजी के नॉर्मल लॉस की जो भी वैल्यू बनती है, वो वैल्यू मैं वैल्यू में लिख दूंगा तो माइनस हो जाएगा, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर तो मैंने अपना लॉस मान लिया। लेकिन वो जो लॉस है वो मुझे अपने कस्टमर से ही रिकवर करना है, इसलिए मैंने वैल्यू को माइनस नहीं किया। वैल्यू को माइनस नहीं करने की वजह से मेरी पर केजी की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, ये इंपैक्ट पड़ा है। ये आपको समझने की बात है कि जैसे ही मैंने नॉर्मल लॉस की वैल्यू नहीं ली, नॉर्मल लॉस की वैल्यू नहीं ली और मैंने क्वांटिटी ले ली है, तो इसकी वजह से मेरा
जो पर केजी की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, और यही मुझे करना था। मुझे पर केजी की कॉस्ट अपनी इंक्रीज करनी थी, जो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट में इंक्रीज हो गई। देखो ना, एक चीज ऑलरेडी कॉस्ट में एडिड है। अब एक तो है कि कॉस्ट में एडिड नहीं है, आप एडिशनली उसमें ऐड करोगे। बात है कि ऑलरेडी कॉस्ट में एडिड है, आपको वहां से निकालना है या नहीं निकालनी है। अब नॉर्मल लॉस बियर करना पड़ता है, इसलिए मैंने कॉस्ट से निकाल दिया, क्रेडिट साइड पे निकाल ली उसकी कॉस्ट, कि ये मुझे अपना कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, कॉस्ट में से निकाल दिया इसको मैंने और अपना लॉस बना दिया। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन नॉर्मल लॉस को मुझे हटाना नहीं है, उसको कॉस्ट में ही पड़े रहने देना है, उसको वहां से नहीं निकालना। बट यस, डेफिनेटली मेरी क्वांटिटी तो कम हो गई है ना, तो क्वांटिटी लेस कर देंगे, तभी तो क्वांटिटी लेस करने की वजह से ही तो मेरी पर यूनिट पर केजी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर आपको ये समझना है नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, कि नॉर्मल लॉस की हमेशा वैल्यू नील आएगी, जीरो आएगी, कोई वैल्यू नहीं लेनी है। और जब कोई वैल्यू नहीं लेनी है तो आप उस नॉर्मल लॉस को चाहो तो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं भी दिखाओ, ना ही दिखाओ तो अच्छी बात है, दिखा भी देते हो तो उसकी वैल्यू डैश कर देना। बट वर्किंग नोट के अंदर आपको जिस पॉइंट पे नॉर्मल लॉस हुआ उस पॉइंट पे उसकी क्वांटिटी जरूर लेस करनी है। क्वांटिटी लेस नहीं करोगे तो क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो पाएगी, और क्वांटिटी तो लेस होगी ना। मैं कैसे कह पाऊंगा कि मेरे पास 4800 केजी रिमेनिंग है, 30 केजी का लॉस हो गया तो बचा कितना, 4470। अब बच्चे आप अपने पास कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हो। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, कितना कंसाइनमेंट स्टॉक था, 770 केजी। अब आप 770 केजी की वैल्यू निकाल पाओगे कंसाइनमेंट स्टॉक की। कैसे निकाल लोगे, 770 केजी ऑफ स्टॉक कैसे निकाल लोगे, 5,11,600 अगर 4770 की है तो 770 की कॉस्ट क्या होगी, 5,11,600 डिवाइड बाय 4770 मल्टीप्लाई 770, 82585। पॉइंट में कुछ 32 आ रहा है, पॉइंट नहीं ले रहा मैं, 82585। ये बच्चे मेरे पास वैल्यू आ गई या कॉस्ट आ गई 770 केजी की। क्योंकि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का नहीं है, लोडिंग की बात ही नहीं है, तो लोडिंग ऐड करने वाली प्रेजेंटेशन भी आपको नहीं लेनी है। जो प्रेजेंटेशन पर्पस से आप लोडिंग ऐड करते थे अब उसको नहीं लेना। अब यही आपकी क्या है, यही आपकी कंसाइनमेंट स्टॉक की कॉस्ट है, 82585। यहां पर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर बच्चों को एक दो तरह की कंफ्यूजन्स आ जाती है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल, मैंने यहां पे क्या किया, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज, अबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी भी और अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी, ये दोनों आपको वर्किंग नोट में माइनस करनी होती है। और अबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्रेडिट में दिखाना होता है, क्योंकि आप लॉस बुक कर रहे हो अपने पास, अबनॉर्मल लॉस में ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस में वो जाएगा, तभी बात होगी कि हाँ लॉस बुक हो गया। नॉर्मल लॉस की बात करें तो सिर्फ क्वांटिटी लेस होगी, वैल्यू उसकी नील रहेगी, सिर्फ क्वांटिटी लेस होगी, और उसको अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखा भी देते हो तो सिर्फ क्वांटिटी लिख देना, वैल्यू मत लिखना। क्लियर? तो ये चीज तो क्लियर हो गई है कि ट्रीटमेंट के लिए क्वांटिटी और अमाउंट में हमें क्या क्या चीज करनी है। बात कंफ्यूजन बच्चों को ये आती है कि सर अगर रास्ते में, समझना मेरी बात आराम से, रास्ते में ट्रांजिट में अब नॉर्मल लॉस भी हो गया, नॉर्मल लॉस भी हो गया, रास्ते में ट्रांजिट में यहां पर नॉर्मल लॉस भी हो गया और अब नॉर्मल लॉस भी हो गया रास्ते में ट्रांजिट में, तो क्या दोनों चीज दिखाएंगे? यस, ये तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि दोनों दिखाएंगे। यस, दोनों दिखाएंगे। कहां पर दिखाएंगे? यहीं पर दिखाएंगे।
मैंने कहा जिस पॉइंट पे लॉस होगा उसी पॉइंट पे दिखाना है। तो कंफ्यूजन की बात ये आती है कि सर पहले मैं अब नॉर्मल लॉस दिखाऊं और फिर नॉर्मल लॉस दिखाऊं, या पहले नॉर्मल लॉस दिखाऊं फिर अब नॉर्मल लॉस दिखाऊं, क्या उससे फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अगर पहले नॉर्मल लॉस हो गया तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो गई, उसी पर बेस अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आती है, तो अब नॉर्मल लॉस में चेंज आएगा। पहले अब नॉर्मल लॉस दिखा दोगे, बाद में नॉर्मल लॉस दिखाओगे तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस की तो वैल्यू निकलनी नहीं है। तो सर अगर एक ही टाइम पर गोडाउन में या फिर हमारे पास बात आती है ट्रांजिट में, दोनों तरह के लॉस आ जाते हैं, तो क्या करना है, पहले किसको दिखाना है बाद में किसको? तो इसके लिए क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में दिया होगा, पहले वो नॉर्मल लॉस बोलता है और फिर अब नॉर्मल लॉस बोलता है, तो पहले नॉर्मल लॉस लो फिर अब नॉर्मल लॉस लो। पहले अगर अब नॉर्मल लॉस बोलता है बाद में नॉर्मल लॉस बोलता है, तो पहले अब नॉर्मल और बाद में नॉर्मल। तो क्वेश्चन के सीक्वेंस के ऊपर उसने पहले क्या बोला है, उस बेसिस पर आपको ये लेकर चलना है। अगर ऐसा होता है तो हम भी देख लेंगे ऐसा क्वेश्चन। तो क्लियर है, जब एक ही स्टेज पर ट्रांजिट में नॉर्मल या अबनॉर्मल लॉस आता है तो जो पहले है उसको पहले लेना है, जो बाद में है उसको बाद में लेना है। ऐसे ही गोडाउन में जो बात पहले बोली गई है, पॉसिबिलिटी देखो सारी है, ट्रांजिट रास्ते में भी नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस हो सकता है और गोडाउन में आकर भी नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस हो सकता है। ये चारों पॉसिबिलिटी, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। इससे पहले तक क्वेश्चन किए सिर्फ एक था, अबनॉर्मल लॉस और गोडाउन लेवल पे था। उसके बाद क्वेश्चन किए अब नॉर्मल लॉस ही था लेकिन ट्रांजिट लेवल पर था, तो हमने पहले उसको ले लिया कंसाइनी के एक्सपेंस करने से पहले। अब जो क्वेश्चन किया उसमें एक अब नॉर्मल लॉस आया और एक नॉर्मल लॉस आया, अलग अलग स्टेजेस पर आया, तो जैसा जिस स्टेज पर था वैसा हमने ले लिया। क्लियर? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। मैक्स टू मैक्स ये चारों लॉस हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, बट जनरली चारों लॉस क्वेश्चन में पूछे नहीं होते हैं, बट आपको ये चारों लॉस का आना चाहिए ट्रीटमेंट। क्लियर? और ट्रीटमेंट सेम है, जहां पर बात करेगा अब नॉर्मल लॉस की, जिस पॉइंट पे बात की वहां पर लेना है, और वैल्यू कैसे निकालनी है, जो भी उससे ऊपर तक की क्वांटिटी या वैल्यू है उसके बेस पर, और क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में से माइनस हो जाएगा। अगर बात आती है नॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल लॉस कैसे निकालना है? नॉर्मल लॉस में तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू तो निकालनी ही नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी लेस करनी है। तो कितना आसान हो गया, नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी लेस करनी है, वैल्यू निकालनी ही नहीं है। ट्रांजिट में है तो ट्रांजिट टाइम पे माइनस कर देंगे, गोडाउन लेवल पे है तो गोडाउन लेवल पे माइनस कर देंगे। तो नॉर्मल लॉस तो बहुत सिंपल है। अब नॉर्मल लॉस जहां बताया वहां पर क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी माइनस करनी है, और वैल्यू निकलती कैसे है, उससे जस्ट ऊपर, जहां पे आप अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल रहे हो उससे जस्ट ऊपर तक इस वर्किंग नोट में आपकी क्वांटिटी क्या है और आपकी वैल्यू क्या है, उसके बेस पर वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, जैसे मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, ऐसे मैंने अपनी वैल्यू निकाल ली। क्लियर? और जो नीचे मैंने आपको नॉर्मल लॉस के लिए पर यूनिट पर केजी निकाल के बताया, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया, वो कैलकुलेट नहीं करना है, ये समझाने के लिए कि कैसे मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन जो है कंसाइनमेंट, मेरा यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और मुझे अब क्या करना है, मुझे अपने पास एक बार चेक कर लेना है कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो क्वेश्चन में मैं मिस कर रहा हूँ। कमीशन हमने ले ली है, बस यही चीज़ें थी हमारे पास। अब मैं अपने पास प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 520 प्लस 20,800 प्लस 82,585, 623,385, 623,385, ये बच्चे क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। डेबिट साइड की बात करें 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 16,400 प्लस 26,000, ये आ गया 5,62,400, 562,400। मेरी डेबिट साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों जगह लिख लेंगे, 623,385
और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो मेरा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। 60985 टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। ये बच्चे मेरे पास प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया 60985। तो यहां पर मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। जरूरी चीज जो इस क्वेश्चन में समझने की थी वो एक तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल लॉस की वजह से कैसे हम वैल्यू को नहीं लेते, नॉर्मल लॉस को अपने पास बुक नहीं करते, ये समझना, क्योंकि मुझे उसको कॉस्ट में रिकवर करना है, इसलिए मैं अपने पास लॉस बुक नहीं करूंगा। अब नॉर्मल लॉस मैं कॉस्ट में रिकवर नहीं कर सकता, अपनी कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर सकता, कस्टमर से नहीं ले सकता, तो मुझे लॉस मानना है, इसलिए मैंने उसको लॉस माना। क्लियर। और अब नॉर्मल लॉस किस किस स्टेजेस पर हो सकते हैं, जिस स्टेजेस पर होंगे उसी स्टेज पर किस तरीके से दिखाना है, इसका वैल्यूएशन कैसे करना है। नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नील, वैल्यूएशन वर्किंग नोट में जिस स्टेज पर अब नॉर्मल लॉस हो रहा है उससे जस्ट ऊपर क्या वैल्यू और क्वांटिटी है उसके बेस पर। क्लियर। अब मैं चलता हूं आगे। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट पे 20,800 रुपए का अब नॉर्मल लॉस है, और इस क्वेश्चन में बात की थी कि हमें ना कोई भी कमीशन नहीं मिला और इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन नहीं मिला। इसको स्टॉक लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ Amazon। तो 20,800 रुपए का मेरे को अब नॉर्मल लॉस हुआ, और कुछ भी पैसा मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला। अगर ऐसा हुआ मुझे कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला तो बच्चे सारा का सारा लॉस हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट ये मेरा लॉस जो मैंने ट्रांसफर किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट 20,800। तो सारा का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे अगर कुछ भी इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो। क्लियर। तो यहां पर ये मेरा स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट यानी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बन गया। क्वेश्चन में नेसेसरी लेजर्स मांगे थे दोनों की बुक्स में, तो मैक्सिमम ये हो गया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आप बना सकते हो, और इस क्वेश्चन में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो एक ही बार है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लोडिंग भी नहीं थी। तो अगर मुझे गुड्स सेंट अकाउंट भी बनाना हो, ये भी किसकी बुक में बनेगा? ये भी बनेगा कंसाइनर की बुक में। मैं यहीं पर इसी फॉर्मेट में इसको कंटिन्यू कर देता हूं। या ये ऊपर वाला अकाउंट यहाँ पे खत्म हो गया और नीचे का अकाउंट शुरू हो गया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक में? इन द बुक्स ऑफ Amazon। कंसाइनर की बुक में ही सारे अकाउंट बनते हैं, कंसाइनी की बुक में सिर्फ एक अकाउंट बनता है कंसाइनर का। क्लियर। अब यहां पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट में था, तो यहां पर ले आएंगे तो क्रेडिट में आ जाएगा और लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि ये तो कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, और कॉस्ट वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही बार आता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग रिवर्स तो होती नहीं है। 5 लाख रुपीस की कॉस्ट पर भेजा था। मैं तो कहता हूं ये अकाउंट मांग ले आपसे, फ्री फंड के नंबर मिल जाएंगे आपको। और ये हम क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है ये कहीं से हमने ट्रांसफर नहीं किया, कहीं से पोस्टिंग नहीं की है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया गया, जो साइड शॉर्ट आई, ये जो डिफरेंस है बैलेंसेस का वो है बैलेंसिंग फिगर। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है, हमसे मांगा है कंसाइनी अकाउंट भी, यानी कि Amazon की बुक्स में फ्लिपकार्ट का अकाउंट भी। ये तो बच्चे अब कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेबर वर्क हो रहा है इन द बुक्स ऑफ Amazon। वैसे तो अब मुझे ये बोल देना चाहिए बच्चे अब ये वाला काम तो आप अपने आप ही कर लिया करो,
इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ नहीं होता, फिर भी मैं करा देता हूँ। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पर बच्चे सेल्स आ जाएगी। सेल्स हमारी थी 5,20,000 रुपये। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कुछ एडवांस दिया लिया होता तो वो यहाँ पर आ जाता, एडवांस की कोई बात नहीं की है, तो एक्सपेंसेस एंड कमीशन। और एक्सपेंस कमीशन कितने हैं? एक्सपेंस कमीशन है 16,400 एक्सपेंस है, 26,000 कमीशन है। 16,400 एक्सपेंस, 26,000 रुपये की कमीशन। तो ये 26,000 प्लस 16,400 बच्चे, ये हमारे पास हो गया 42,400 रुपये, 42,400 रुपीज़। और जो भी डिफरेंस आएगा वो आ गया क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। इसी को बोल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, कि ये कहीं से पोस्ट होके नहीं आया, ये डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस की वजह से आया। 5,20,000 माइनस में 42,400, 4,77,600। इसको बैलेंस क्यों लिखा? क्योंकि सेटलमेंट की बात नहीं कही थी। बात ये नहीं कही थी कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पूरा अमाउंट या कुछ पार्शियल अमाउंट पे कर दिया। पे नहीं किया तो सारा का सारा बैलेंसिंग। अगर पे करने की बात बोलता, क्वेश्चन में कहीं लिखा होता कि सेटल कर दिया, पे कर दिया, तो हम बैलेंस कैरी डाउन की जगह कैश या बैंक ले लेते। क्लियर? तो ये फ्लिपकार्ट अकाउंट भी बन गया, अमेजोन। अभी तक चारों अकाउंट हमने कंसाइनर की बुक में बनाए हैं। अब एक अकाउंट, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है कंसाइनी की बुक में, तो अब एक अकाउंट मैं कंसाइनी की बुक में बना लेता हूं, यानी कि फ्लिपकार्ट की बुक में। और अकाउंट कौन सा बनेगा? कंसाइनर का, अमेजोन का। और फिगर्स बिल्कुल वही आएंगी अपोजिट साइड पर। फिगर्स बिल्कुल वही आएंगी अपोजिट साइड पर, लेकिन नाम चेंज आ जाएंगी। तो फिगर्स मैं वही डाल देता हूं अपोजिट साइड पर और उसके नाम चेंज कर दूंगा। तो सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स मेरी ऊपर डेबिट में आई थी, यहां पर क्रेडिट में आ जाएगी 5,20,000 रुपए की। देखो इसको आसान करने का तरीका कैसे है, सबसे पहले फिगर्स ही डाल दो, 5,20,000 रुपए अपोजिट में डाल दो। जो ऊपर वाले अकाउंट में कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट बनाया था, वहां जो फिगर्स लिखी है उसके अपोजिट फिगर यहां डाल दो। क्लियर? 5,20, उसके बाद एक्सपेंसेस थे 16,400 और 26,000 रुपये, इतना ही था, 16,400 और 26, ये 16,400 और 26, 42,400। और जो रिमेनिंग बैलेंस आ गया था वो भी यहीं का यही बैलेंस आप कॉपी कर सकते हो, 477,600। फिगर्स तो बच्चे यही आएंगी, सेम आएंगी, लेजर्स के नाम चेंज होंगे जब सेल की होगी। अब कंसाइनी के पॉइंट से सोचनी है बातें। कंसाइनी ने सेल की होंगी तो उसको तो पैसा मिल जाएगा, कैश, बैंक। अगर उधार में हो तो कंसाइनर्स डेटर्स। नहीं बताया तो ओब्लिक करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेजोन डेटर्स हो गया। 16,400 एक्सपेंस था, एक्सपेंस कंसाइनी को जेब से पे करना पड़ा होगा तो उसने अपने पास एंट्री की होगी कैश या बैंक एक्सपेंसेस की पेमेंट की। कमीशन उसके लिए इनकम है तो कमीशन को कमीशन ही लिखिएगा, ये उसके लिए इनकम है। और ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन। इसकी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बना के दिखाई हुई है, कोई भी डाउट हो तो आप वो वाला वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और जितने भी अकाउंट मुझसे मांगे थे मैंने सारे अकाउंट यहाँ पर आपको बना दिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप सारे अकाउंट एक ही स्क्रीन पे एक बार देख लो कि क्या क्या अकाउंट्स बने हैं। तो बच्चे ये सारे अकाउंट्स मैंने बना दिए। 4 अकाउंट इसमें से
हमारे पास कंसाइनर की बुक में है, ये वाला अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट और ये अकाउंट, ये चारों अकाउंट कंसाइनर की बुक में है। एक अकाउंट इसमें से हमारे पास कंसाइनी की बुक में है, ये वाला अकाउंट। और मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम अकाउंट बनते हैं वो यही बनते हैं। कंसाइनी की बुक में एक ही बनेगा कंसाइनर, और कंसाइनर की बुक में 4 अकाउंट बन सकते हैं, वो 4 ये अकाउंट है मैक्सिमम अकाउंट जो मैंने बात की थी। वर्किंग नोट भी साइड पे यहाँ पर एक ही वर्किंग नोट था, ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो अब आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कितने अकाउंट्स बने और क्या वर्किंग नोट बना। इस क्वेश्चन में जरूरी चीज नॉर्मल लॉस की थी, जिसकी डिस्कशन मैंने आपसे कर ली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कंप्लीट हो जाता है और नॉर्मल लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।